Namaskar, my name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in my next lecture of political theory. Well, in today's discussion, I'll be discussing a very important topic that is the democracy, या आप कहिए लोकतंत्र. Well, we have just started our fifth unit of the political theory, in which we have to discuss a lot about democracy because the topic is very much important as far as examinations are concerned. And especially in this session, we will be discussing the democracy, what is it all about, the characteristics plus etymological meaning of democracy, as well as we will also go through some important definition of democracy. तो क्या होता है लोकतंत्र, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसकी परिभाषाओं को देखेंगे, साथ में देखेंगे इसकी विशेषताएं और शाब्दिक अर्थ. देखिए, सबसे पहले जैसा कि हमेशा की तरह हमें एकदम से स्टार्ट नहीं करना है, किसी परिभाषा क्या है इसको डिफाइन कीजिए, इसका एटोमोलॉजिकल मीनिंग क्या है, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए. और फिर वही चीज कह रहा हूं कि कभी भी अभी तक जितनी भी पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत टॉपिक डिस्कस किए हैं, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने उसका एक आपको एक यू नो एज ए होल क्लियर कर दिया है, कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट. चाहे वो लिबर्टी हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो जो मैं आज करूंगा, या फिर सोवरेनिटी हो, यू नो आपकी जुडिशरी हो, कुछ भी चीज हो, हम एकदम से topic, but we don't, I would say that get into the technical terms and start elaborating the things. It doesn't make any sense. क्योंकि विचारों के समावेशन से, आपसी डिस्कशन से, यू नो और चीजों को थोड़ा सा स्टोरी के रूप में पढ़ने से चीजें ज्यादा स्थायी होती है, स्टेबल होती है. रटने से हम थोड़ी देर के लिए तो चीज को, रटी हुई चीज को हम उसको स्टोर कर सकते हैं अपने माइंड में, लेकिन फिर वो आफ्टर कपल ऑफ डेज इट द थिंग्स गॉट वुड हैव गॉट वैनिश्ड अवे, जा चुकी होंगी आपके दिमाग से वो. इट विल नॉट रिमेन इन योर, आई वुड से दैट इन योर माइंड फॉर लॉन्ग टर्म. नाउ सिंपल वर्ड में मुझे बताइए कि जो लोकतंत्र है या डेमोक्रेसी है वो क्या होती है. इफ आई से डेमोक्रेसी, हम देखिए सुनते आ रहे हैं टर्म्स दैट इज वेरी मच प्रिवलेंट इन आवर सोसाइटी, दैट इज वेरी मच प्रिवलेंट इन आवर स्कूल कॉलेजेस. लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी. कभी आपने जानने की कोशिश की एक्चुअल में व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज इट ऑल अबाउट. डेमोक्रेसी कौन कौन सी चीज को, I would say that what are the things which democracy consists of? Have you any idea? Let's allow me to discuss the topic, and please, again, I would say pay attention to my words, pay attention to the contents which I'm going to share with you people. Okay, and now please listen to me carefully. Also, keep making notes of those things which you think that might be important as far as the examinations are concerned. देखिए, लोकतंत्र, अगर मैं आपसे सिंपली चले भी इतनी सी बात कर दें, अगर मैं आपसे पूछूं लोकतंत्र की मुख्य पहचान क्या है, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ डेमोक्रेसी, एक इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, मुझे बताइए या सोचिए क्या आ रहा है दिमाग में. व्हाट इज या व्हाट कम्स इन योर माइंड इफ आई से व्हाट इज द मेन आइडेंटिटी ऑफ डेमोक्रेसी, क्या है इसकी पहचान में. जी, आप सही सोच रहे हैं, वो है वास्तविक शासन जनता के हाथ में. एक्चुअल पावर इज इन द हैंड ऑफ द, कह लीजिएगा, पीपल ऑफ द नेशन. दैट इज डेमोक्रेसी इन ट्रू सेंस. ठीक है, आपने सुना भी होगा अब्राहम लिंकन की बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन. खैर, अभी हम डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, सिंपल वे में इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी का कंसेप्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, सो दैट यू विल बी इन पोजिशन टू आंसर द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. देखिए, आप सभी को पता है कि जैसे मैं कहूँ कि यू आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं, आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं, आपके पास यू आर आल्सो हैव गॉट सम ड्यूटीज. ठीक है, आप लॉ की बात करें, कानून की बात करें, वो भी आपको एक समान रूप से आपको दिए गए हैं. आप शासन को बदल सकते हैं, आप शासन की जवाबदेही को क्वेश्चन कर सकते हैं, या कोई ऐसी पॉलिसीज आपको लगे जो आपके फेवर में ना, उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं. ठीक है, आप सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं. ठीक है, और इन चीजों के साथ साथ मैं कहूँ कि हमारी जो जुडिशरी है वो सबसे ऊपर है. सबसे ऊपर कानून है हमारे लिए. सरकार का जो सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है, गवर्नमेंट
कि अगर मैं बात करूँ दैट इज फेडरल है नेचर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बयां करती हैं, या जो आप कह लीजिएगा जो पहचान है लोकतंत्र की, कि हाँ लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की मैं बात करूं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में हम निवास कर रहे हैं, या वी आर द सिटीजन ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। बहुत सी कंट्री ऐसी है जहां पर डेमोक्रेसी है ही नहीं, जैसे उत्तर कोरिया की मैं बात करूं, वहाँ ऑटोक्रेसी है, वहां पर एक आदमी का शासन आप चलता है, और सभी को उसका रूल्स फॉलो करना पड़ता है। उसमें अपनी खुद की मंशा नहीं होती, इच्छा नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है। रूल को फॉलो करना है तो पालन करना ही है। ज्यादातर वहां पर अगर बात करूं ऑटोक्रेटिक कंट्री में, स्टूडेंट्स अधिकारों की बात नहीं होती, कर्तव्य की बात होती है। बट इफ आई टॉक अबाउट द इंडिया, इफ आई टॉक अबाउट द डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वी टॉक अबाउट आवर राइट्स एज वेल एज वी टॉक अबाउट आवर ड्यूटीज। बहुत सारी पॉलिसी, योजनाएं, रिसोर्सेज, सुविधाएं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, सामान्य स्तर पर वो आवंटित होती है। हमारे अधिकार की बात करें, स्पेशली मौलिक अधिकार की बात करूं, तो इस पूरे कंट्री में एक इंसान को, एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, वास्तव में अगर देखा जाए तो हम अपने पॉलिटिशियंस को, अपने राजनेताओं को, अपनी सरकार को, अपने राज्य को खुद चुनते हैं। सबसे बड़ी पहचान यही है डेमोक्रेसी की। ठीक है, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, भारत एक गणतंत्र देश है, भारत एक गणतंत्र देश है, इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। क्या आता है आपके दिमाग में? इफ आई से इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, व्हाट कम्स इन योर माइंड? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। इंडिया एज ए रिपब्लिक कंट्री का मतलब है कि बच्चों, इस देश का जो राजा है, इस देश के जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनका जो चुनाव होता है, वो मतलब ही इज इलेक्टेड। दैट डजंट मैटर दैट प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम उसका चुनाव करते हैं। यहाँ कोई वंशानुगत नहीं है, ये कोई हायरकी नहीं है कि एक राजा अगर डेथ कर गया उसका, या कह लीजिए कि उसका देहांत हो गया, वो एक्सपायर हो गया, तो फिर शासन उसके उत्तराधिकारी के पास चला जाएगा, पास ऑन हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में। इट इज नॉट लाइक दैट। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेसी। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। तो इतनी सब बात, इतनी जो गहराई वाली बात, इतनी जो कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी, मैंने आपको बताया। डेमोक्रेसी कंट्री की अपनी एक सोवरेनिटी होती है, अपनी एक संप्रभुता होती है, उसकी अपनी एक पहचान होती है। ठीक है, उसमें सारे नियम स्पष्ट जनता के समक्ष होते हैं, जनता के विचारों को आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, उनकी भागीदारी होती है, जनता अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करती है, देश के निर्माण में उनकी भूमिका होती है। ये सब चीजें जो हम बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी कर रहे हैं। फिर डेफिनेशन की हम बाद में बात करेंगे। लेट्स गो थ्रू दिस लाइन, what does these line talk about, or I will try to make the concept clear for you people. I will make the session very much interesting for you. Please listen to me carefully. The term democracy refers to a system of government in which power is derived from the people who exercise that power either directly or through elected representative. वही बात हुई, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की बात करूं तो इट रेफर्स टू ए सिस्टम, गवर्नमेंट के सिस्टम की बात वो कर रहा है, कि कुछ इस तरीके सिस्टम को रेफर करती है जहां पर जो एक्चुअल पावर है वो जनता के हाथ में, जनता से डिराइव्ड है। जनता से संबंध है, या उनका संबंध जनता से है, या जनता के लिए शासन है, जनता के लिए पावर है। ठीक है, और एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, द पीपल हु एक्सरसाइज दैट पावर इधर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, या तो अपनी पावर का वो खुद डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, या उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा करते हैं जो उनके द्वारा इलेक्ट होते हैं। So it is founded on principles such as political quality, majority rule, balanced with majority rights, and the protection of individual freedoms and rights. In a democracy, citizens have the opportunity to participate in decision-making processes, typically through voting in free and fair elections. The rule of law prevails, ensuring that all members of society, including those in power, are subject to the same legal standard. तो बच्चों, अभी जो जितनी भी बात मैंने अभी तक करी इस लेक्चर में, जो मैंने शुरू से एक भूमिका बांधनी चालू करी ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, वही बात यहाँ पर सिंपल वे में लिखी। दोज लाइन्स आर मेंशन्ड in very much I would say simple words, easy words which make the concept clear for you people, कि जो है राइट्स, जो हमारे संविधान द्वारा, जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा वो दिए गए हैं, वो सब एक समान प्रदत्त होते हैं। सभी सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है पार्टिसिपेट करने में, अपने डिसीजन मेकिंग पावर में या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने करने में। इट मीन्स
if I talk about the democracy, the people of the country get opportunity to get along with the yet to be part of the decision making process. That is the very extraordinary, that is very main, I would say, I would say the characteristics of democracy too. So this way, I have tried to make the concept clear for you कि what is all about डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी से आशय क्या है। अगर हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री या ऑटोक्रेटिक कंट्री, तो हाउ डिफरेंट ऑटोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेटिक कंट्री, या कह लीजिए हाउ दिस कंट्रीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आई हैव आल्सो ट्राइड टू मेक द कंसेप्ट क्लियर दिस वे। नाउ I'll move to the next, I would say, the heading which talks about the etymological meaning of the democracy। यहाँ मैं बात कहूँ कि जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। बच्चों एक बात ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है कि जो इसका एटोमोलॉजिकल मीनिंग है या शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से लिया गया है, किस वर्ड से डिराइव्ड है, क्या मतलब होता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो इस चीज को तो आप थोड़ा नोट भी कीजिएगा। ओके, नाउ एटोमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, if I talk about the etymological, मतलब इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें। देखिए शाब्दिक अर्थ बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, थोड़ा सा और बेसिकली कंसेप्ट को क्लियर बनाते हैं। और पॉलिटिकल साइंस में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी एटोमोलॉजिकल मीनिंग्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कह लीजिएगा वर्ड्स। आपको पता ही होगा, चाहे सोवरेनिटी हो या अभी ये जो एटोमोलॉजिकल मीनिंग हम डेमोक्रेसी की देख रहे हैं ये हो, चाहे लिबर्टी हो, चाहे जस्टिस हो, चाहे कुछ भी हो, हमने सबका एटोमोलॉजिकल मीनिंग देखा है। उस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो द वर्ड डेमोक्रेसी originates from the Greek terms demos, मतलब people। तो यहाँ पर डेमोस का मतलब क्या है? If I use Greek term, the demos stands for, या the meaning of demos is people and kratos, यानी कि दो वर्ड हैं जो डिराइव्ड है डेमोक्रेसी, जो मिलकर बना है लैटिन भाषा के, ग्रीक भाषा के सॉरी टर्म्स में, कि डेमोस प्लस क्रेटोस। और डेमोस का मतलब मैंने आपको बताया पीपल, और क्रेटोस का मतलब बताया मैंने आपको पावर या रूल। और अगर हम बात करें कि सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं कि डेमोस का मतलब हो गया लोग और क्रेटोस का मतलब हो गया पावर या एक्चुअल में शक्ति, तो इसका मतलब एटोमोलॉजिकल मीनिंग क्या हो गया डेमोक्रेसी का? ध्यान से देखिएगा कि रूल बाय द पीपल और रूल और पावर ऑफ द पीपल। ओके, देन इफ आई गो थ्रू दी, I would say, actual meaning of etymological, so democracy means rule by the people or power of the people. This reflects the fundamental principle of democracy, where the authority and legitimacy of the government are derived from the collective will and participation of its citizens. Okay, so this reflects the fundamental principle of democracy, where the authority and legitimacy of the government are derived from the collective will and participation of citizens। ठीक है, गवर्नमेंट के हाथ में शासन है, पावर है, जो भी है, सत्ता है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट की जो पावर और सत्ता है एक्चुअल में किसकी पावर और सत्ता के साथ संबंधित है, या उसका संबंध किससे है, या आप कह लो एक्चुअल पावर किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। आज आप देश का राजा बनाते हो, आज आपका देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हो, तो आपके हाथ में पावर है ना, आप किसको वोट दें या वोट ना दें। डेमोक्रेटिक कंट्री की सबसे बड़ी पहचान कि यू कास्ट योर वोट, यू यूज योर वोट। ठीक है, आप अपनी वोट का इस्तेमाल करते हो और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, बल्कि मैं कहूंगा आपको ये अधिकार प्रदत्त होता है संविधान के द्वारा कि आप देश के नेताओं को, राजनेताओं को, पीएम को या अपने प्रेसिडेंट का चुनाव कर सकें। और ये बहुत बड़ी बात है। या फिर लोकल स्तर पर देखें कि आप चाहे विधानसभा की बात करें, चाहे लोकसभा की बात करें, तो वहां पर भी आप लोकल स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर जिस नेता को चुनकर लाते हैं वो पावर तो आपके हाथ में रहती है। तो डेमोक्रेसी कहूंगा कि इट इज ऑल अबाउट द पावर विच रिमेन्स in the hand of the, I would say, citizen or people of the nation. So I hope as far as the etymological meaning is concerned, या शाब्दिक अर्थ की मैं बात करूं डेमोक्रेसी की या लोकतंत्र की, तो उसका मतलब क्या है? दो वर्ड आपको याद में रखने हैं हमेशा, कि डेमोस एंड क्रेटोस। और डेमोस का मतलब हो गया पीपल, कभी कभी पूछते हैं, और क्रेटोस का मतलब हो गया पावर। तो बेसिकली एटोमोलॉजिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होगा? रूल बाय द पीपल और पावर ऑफ द पीपल। ओके, नाउ I would like to go through some important definitions. Why important did I say? Why these? I would say the sorry, definitions are important because these definitions make the concept more clear for you people. ठीक है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से।
और अगर लगे तो आप उसको नोट भी कर सकते हो. I'll go through one by one all the definitions. I have selected only those definitions which are important and which are asked in the examinations. Here you can have look on the slides that importance definition of democracy. Okay. Now फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन. आपको पहली बात पता है कि ये डेफिनेशंस जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम से पूछी जाती है, बहुत ही अधिक प्रचलित है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. वेदर ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए जगह आप एग्जामिनेशन आर देयर और आपके लिए जगह ऐसे टाइप एग्जामिनेशन आर देयर, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. हालांकि आपने इसको पहले सुना भी होगा. जो अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. सबसे पहले जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था आपको मैंने बताया था डेमोक्रेसी का वास्तविक मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल पावर है वो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन है. तो ये कुछ डेफिनेशन है, थोड़ा सा इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. कैसे कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. ठीक है. और एक्चुअल में जो हमने बात कही कि आपके हाथ में वास्तविक सत्ता है दल बनाने की, दल तोड़ने की, राजनीति में, पॉलिटिक्स में भाग लेने की, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने वोट को कास्ट करने की, शासक चुनने की, सत्ता में परिवर्तन लाने की, सब कुछ पावर आपके हाथ में है. अगर आपको कुछ लगे तो आप उसका एक प्रॉपर वे में उसका अपोज भी कर सकते हो, आप उसके खिलाफ आवाज भी डाल सकते हो. अगर कुछ ऐसी पॉलिसीज, कुछ ऐसी स्टडी जो आपको लगती है कि हमारे फेवर में नहीं है या ये कुछ हमारा हार्म करती है या अहित की बात करती है, हित के फेवर में ना होकर, ठीक है, तो यू कैन रेज योर वॉइस. नाउ द सेकंड वन इज सीले. तो सीले सेज, अकॉर्डिंग टू सीले, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर. सीधी सी बात है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, शासन है, जिसके अंतर्गत सभी का कुछ ना कुछ भाग है, सभी की कुछ कह लीजिएगा कंट्रीब्यूशन है. शीले की डेफिनेशन बहुत छोटी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और याद करने में भी आपको बहुत आसानी होगी. अकॉर्डिंग टू शीले, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर. भूलेगा मत, बहुत अच्छी डेफिनेशन है. नाउ थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू हेरोडोट्स. ये क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग पावर ऑफ द स्टेट इज मोस्टली वेस्टेड इन द होल कम्युनिटी. दोबारा सुन लीजिएगा इस चीज को. डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग पावर ऑफ द स्टेट इज मोस्टली वेस्टेड इन द होल कम्युनिटी. वेस्टेड का मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो पूरी होल कम्युनिटी है उस नेशन की, जो पूरा समुदाय है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, इवन जो एंटायर नेशन के अंतर्गत जो द कंप्लीट द होल पॉपुलेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर नेशन, उसमें रहती है वेस्टेड, उसके हाथ में पावर रहती है, एक्चुअल रूलिंग पावर, शासन कार्य प्रणाली. एक्चुअल में अगर आप समझते हो ना, कभी कभी सरकारें बदल जाती हैं, क्योंकि आप अपोज करते हो, करते नहीं करते हो, सत्ता में परिवर्तन आता है, तो हु ब्रिंग्स चेंजेस इन दी, कह लीजिएगा पॉलिटिक्स, या फिर मैं बोलूं कि पॉलिटिकल सिचुएशन, यू पीपल ब्रिंग चेंजेस, यू चेंज द थिंग्स, आपके हाथ में पावर है. तो वही बात यहाँ पर हेरोडोट्स बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग पावर, जो शासन है, जो रूल करने की पावर है, वो एक्चुअली में जो पूरा नेशन के अंदर जो कंप्लीट जनता है. अगर मैं बात अगर आपसे बोलूं, जो भारत है, जो लोकतांत्रिक देश है, हम बोलते हैं 1 अरब 40 करोड़ की जो आबादी है, तो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के हाथ में एक्चुअल पावर है शासन करने की. दैट इज डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू हेरोडोट्स. Now I would move to the next definition. These are the definitions. You can see that make the concept clear for you people. Very simple definitions. No difficulties at all. According to Bruce, देखते हैं ब्रूस ने क्या बोला. What did he say? Bruce says democracy is a state sovereign form of government. तो डेमोक्रेसी इज नथिंग बट अ स्टेट सोवरेन. हमने सोवरेनिटी पढ़ा है ना, संप्रभुता मैंने आपको पढ़ा है ना, राज्य की संप्रभुता. एक राज्य की सबसे ऊपर सबसे बड़ी चीज क्या है, उसके लिए उसकी संप्रभुता. ठीक है. एक राज्य का अस्तित्व किस चीज में, उसकी सोवरेनिटी में है, पहचान. सोवरेनिटी का मतलब सुपर पावर, पैरामाउंट. तो अकॉर्डिंग टू ब्रूस, डेमोक्रेसी इज अ स्टेट सोवरेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो डेमोक्रेसी एक स्टेट सोवरेन फॉर्म है गवर्नमेंट का, उस शासन का. राज्य की संप्रभुता ही डेमोक्रेसी है. जिस राज्य में संप्रभुता है उस राज्य में डेमोक्रेसी है. अगर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो राज्य की संप्रभुता या स्टेट की सोवरेनिटी का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा. नाउ अकॉर्डिंग टू माजनी,
डेमोक्रेसी इज द बेस्ट एंड मोस्ट वाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो मैजनी कहते हैं कि गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट एंड मोस्ट वाइज फॉर्म गवर्नमेंट। जो भी कोई लोकतंत्र की बात करे या डेमोक्रेसी की बात करे तो एक बहुत बुद्धिमान वाला ये मोस्ट वाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो लोकतंत्र गवर्नमेंट का या सरकार का एक मोस्ट वाइज फॉर्म है। याद रख लीजिएगा, छोटी सी डेफिनेशन है इनकी, और शीले की भी आपको याद करने में आसानी रहेगी। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट एंड मोस्ट वाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसने बोला? ये मैजनी ने बोला। नाउ अकॉर्डिंग टू वेबस्टर न्यू इंसाइक्लोपीडिक की अगर बात करें, वेबस्टर न्यू इंसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी की बात करें तो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम पावर इज इन्वेस्टेड इन द पीपल एंड एक्सरसाइज्ड by them directly or indirectly through representation. Okay, I'll go through these lines once again. According to Webster New Encyclopedic Dictionary, what does it say? It says democracy is a government in which supreme power is invested in the people and exercised by them directly or indirectly through representation. तो डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है? गवर्नमेंट का शासन है या सुप्रीम पावर है? अगर बात करें कि जो जो लोग हैं, जो जनता है, उसके द्वारा एक्सरसाइज होती है, ठीक है, उसके द्वारा एग्जीक्यूट होती है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। गवर्नमेंट की जो वास्तविक सत्ता है, गवर्नमेंट सरकार की जो वास्तविक पावर है, जो एक्चुअल पावर है, उसका इस्तेमाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कौन करता है? वहां की जनता करती है, वहां के लोग करते हैं। ये डेफिनेशन वेबस्टर न्यू इंसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी के अनुसार है। और कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको इसका अर्थ बताया, और कितने सिंपली मैंने आपको इन डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया। और इससे क्या हुआ, इससे आपको डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आई होप कि और भी ज्यादा क्लियर हो गया कि व्हाट डेमोक्रेसी इज एक्चुअली। ठीक है, या व्हाट इज इट ऑल अबाउट। नाउ आई हैव गॉन थ्रू ऑल द डेफिनेशंस as far as democracy is concerned. Now we will start a very important I would say heading which is characteristics of democracy। यानी कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, बच्चों मैंने भी शुरू में आपको बताया था उसकी अपनी कुछ विशिष्ट पहचान होती है, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स अ नेशन इज कैरेक्टराइज्ड वेदर द नेशन इज डेमोक्रेटिक कंट्री और ऑटोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए देयर आर सम पैरामीटर्स या देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच अ डेमोक्रेटिक कंट्री सपोज टू हैव। तो कुछ हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, कुछ विशेषताओं की बात करेंगे वन बाय वन कि डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बच्चों पूछा भी गया है, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा आप। ओके, वेल ऐसे तो मतलब बहुत सारी हेडिंग्स हैं जो आप लिख सकते हो अपने एग्जाम में आपकी आंसर शीट पर। आई विल डिस्कस मैनी हेडिंग्स, आई हैव गॉट मैनी हेडिंग्स फॉर टुडेज डिस्कशन। लेकिन अगर सिंपली आपसे कोई पूछे कि भैया व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की कोई मुख्य पहचान क्या है, या दो चार मुख्य पहचान गिना दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप देखते हैं किस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ चीजों को बहुत सिंपल बनाने की। और कुछ नहीं, सभी को पता है, थोड़ा सा कभी कभी वो चीजें स्लिप हो जाती हैं दिमाग से या जुबान तक नहीं आ पाती, आप कह नहीं पाते हो। क्या सबको ये चीज नहीं पता कि किसी भी अगर बात करें देश की लोकतंत्र की या डेमोक्रेसी की, तो सबसे पहले उसकी सॉवरेनिटी होती है, उसकी संप्रभुता होती है, क्या आप नहीं जानते? या मैं बोलूँ कि स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एक न्यायपालिका होती है, अपना जुडिशरी सिस्टम होता है, क्या आप नहीं जानते? या मैं बोलूं कि किसी भी देश का वास्तविक जो पावर है वो जनता के हाथ में निहित होती है, क्या आप नहीं जानते? या फिर मैं कहूँ कि बेसिकली संविधान की सर्वोच्चता होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सर्वोच्च है, क्या आप नहीं जानते? लिखित संविधान, क्या आप नहीं जानते? दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। Well, let me go through all those headings which I have got for today's discussion, and I'll go through each heading, and I will also keep on explaining each heading for you people. So because the question is very important, the topic is very much important, the characteristics of democracy, या फिर मैं बोलूं कि संविधान सॉरी लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। So students, on the basis of the following headings, it can be easily discussed what are the characteristics of democracy. The first one is popular sovereignty. You know, एक संप्रभुता,
मैंने आपको अभी बात बताया कि किसी भी नेशन की जो संप्रभुता होती है, जैसे अमेरिका, रसिया और भारत की बात करें, उसकी सोवरेनिटी बहुत हाई है, बहुत ऊपर है। वैसे भी सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर, यू नो। तो एक लोकतंत्र की मैं बात करूं, उसकी सबसे बड़ी पहचान है उसकी सोवरेनिटी। द ऑथोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल एंड द गवर्नमेंट एग्जिस्ट टू सर्व देयर इंटरेस्ट। तो संप्रभुता क्या है कि बेसिकली जो गवर्नमेंट की ऑथोरिटी है, जो उसकी पावर है, एक्चुअल में वो क्या है, एग्जिस्ट करती है किनके हाथों में, या किनके बीच, वहां निवास करने वाले जनता के बीच में। Now, I will move to the next heading as far as the characteristics of democracy is concerned. याद रखिएगा sovereignty बहुत important characteristics है डेमोक्रेसी का। और सीधी सी बात है, डेमोक्रेटिक कंट्री में एक जो नेशन होता है, एक राष्ट्र होता है, उसकी अपनी एक संप्रभुता होती है, उसका अपना एक सोवरेनिटी होती है। नाउ I will move to the next, political equality. So all citizens have equal rights and opportunities to participate in the political process, including the right to vote and run for public office. तो पॉलिटिकल इक्वलिटी यानी कि राजनीतिक रूप से समानता है सभी सिटीजन्स में, जो देश के निवासी हैं, जो राष्ट्र के निवासी हैं, और एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी पहचान है। पॉलिटिकल राजनीतिक से कुछ भी संबंध हो, आपको अपना वोट कास्ट करना हो, आपको किसी पद के लिए, किसी सीट के लिए इलेक्शंस लड़ने हो, यू नो, या फिर आपको किसी पसंद नापसंद करते हो, अपने पसंद का नेता चुनने की बात है, सत्ता परिवर्तन की बात है, या जितने भी राजनीतिक या पॉलिटिकल राइट्स की बात करें, तो वो ये दर्शाते हैं कि हाँ, वास्तव में उस देश में, उस नेशन में, उस राष्ट्र में लोकतंत्र एग्जिस्ट करता है। नाउ, मेजोरिटी रूल विद मेजोरिटी राइट्स। तो डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन मेजोरिटी वोट्स, बट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स आर प्रोटेक्टेड टू प्रिवेंट ऑपरेशन। सीधी सी बात है, जो मेजोरिटी रूल्स हैं विद माइनॉरिटी राइट्स, यानी कि डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन द मेजोरिटी वोट्स। डिसीजन किसके बेस पे बनाए जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी पॉलिटिशियंस को, किसी नेता को चुनना है, अपनी सरकार को चुनना है, तो मेजोरिटी वोट्स ये डिसाइड करेंगे कि वो सरकार कौन सी होंगी। और साथ में यहाँ पर ये बात भी है कि जो राइट्स है माइनॉरिटी के, या माइनॉरिटी ग्रुप्स के जो राइट है, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि उनका ऑपरेशन, ऑपरेस या ऑपरेशन का मतलब कि वो उसका कुछ उल्लंघन ना हो, ठीक है, उनको बोलूं कि प्रताड़ित ना किया जाए। तो this is also a characteristics of rather I would say the major characteristics of the democracy. Now next one is rule of law. अब रूल ऑफ लॉ की बात करें, आपको पता है कि जैसे कुछ कंट्रीज है, मैंने भी आपको पता है कि वहां पर रूल ऑफ लॉ काम नहीं करते, कोई लॉ नहीं होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर तो आपके साथ कुछ गलत होता है, और आप चाहे बहुत ही आई वुड से दैट बहुत कॉमन मैन है, और कोई बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति कुछ अहित करता है, तो सजा के लिए उसके लिए प्रावधान है। बट कुछ कंट्रीज लाइक, मैं उत्तर कोरिया की बात करूं, नॉर्थ कोरिया की बात करूं, वहां पर ऑटोक्रेसी या डेमोक्रेसी तो है नहीं। तो वहां पर इस तरीके से आप खिलाफ किसी की आवाज नहीं उठा सकते अगर आपके साथ कुछ ऐसा अहित होता है या कुछ हार्म होता है, बिकॉज वहां पर डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो laws apply equally to all citizens, including government officials, ensuring accountability and fairness. लॉ जो है वो सभी के लिए समान है। अभी मैंने बोला, चाहे बहुत बड़ा व्यक्ति हो, चाहे मिडिल हो, कॉमन मैन हो, चाहे पुअर व्यक्ति हो, चाहे रॉयल रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो, चाहे बहुत ज्यादा एडुकेटेड हो या फिर इलिटरेट हो, लॉ एक समान रूप से अप्लाई होते हैं। चाहे गवर्नमेंट का ऑफिशियल, गवर्नमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, या फिर कॉमन किसी भी फील्ड से रिलेट हो सकता है, रिलेटेड हो सकता है, वो किसी फील्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, अकाउंटेबिलिटी, उसकी जवाबदेही को इंश्योर करता है लोकतंत्र। उसकी जवाबदेही है, फॉर एग्जाम्पल हमारी सरकार की जवाबदेही किसके प्रति है? टुवार्ड्स द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, शासक शासन वो कर रहे हैं, लेकिन जो वहां की जो जनता है, जिन पे वो रूल कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड रूल कर रहे हैं, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। बट उनके प्रति उनकी कुछ अकाउंटेबिलिटी भी, अगर कुछ कल को प्रजा जनता कुछ क्वेश्चन करती है या कुछ उनसे कुछ पूछती है, तो उनको उनका आंसर करना पड़ेगा, दे आर आंसरेबल। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। किसी भी भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है कि हमारे संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार, या वी हैव बीन प्रोवाइडेड 6 फंडामेंटल राइट्स बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे बड़ी पहचान, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो हमें हमारे अधिकार है, हम उनसे वंचित हो जाते हैं, या वी आर डिप्राइव्ड ऑफ, तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात मैंने बोली। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, किसी भी देश, किसी भी नेशन के लिए पहचान है, लोकतंत्र की नींव है, कि वो 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स
समान रूप से सभी को प्रदत्त किए जाएं। ओके, डेमोक्रेसीज सेफ गार्ड इंडिविजुअल फ्रीडम्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड द राइट टू अ फेयर ट्रायल। ओके, जितने भी फंडामेंटल राइट्स की बात हुई है, साथ में उनको स्वतंत्रता और प्लस जैसे बहुत सारे मैंने आपको बताया था जब फ्रीडम की बात करी थी, आपको लिबर्टी पढ़ाई थी, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, असेंबली बनाना, असेंबली के सदस्य होना, स्पीच देना, या किसी कम्युनिटी का मेंबर बनना, ठीक है। और इस तरीके से मैं बोलूँ कि किसी भी धर्म को स्वीकार करना, ये सब जो चीजें हैं आपको आपका संविधान देता है। इसका मतलब आप डेमोक्रेटिक कंट्री के निवासी हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी पहचान है ये डेमोक्रेटिक कंट्री की या डेमोक्रेसी की, कि वहां पर हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ मूव टू दी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सीधी सी बात है, सबसे बड़ी पहचान तो यही है, जैसे कि मैंने अभी बात करी थी कि आप अपने पॉलिटिशियंस को, अपने शासक को चुनते हैं कि कौन रूल करेगा, आपके हाथ में वास्तविक शक्ति होती है, बट उसके लिए फेयर और फ्री इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। यू आर सपोज टू हैव यानी कि यू आर सपोज टू हैव द पावर ऑफ वोट, यू कैन कास्ट योर वोट, वहां पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है किसको देना है किसको नहीं देना है। और उसके लिए इलेक्शंस का फेयर होना बहुत जरूरी है। जब तक इलेक्शंस में फेयरनेस नहीं होगी, करप्शन इन्वॉल्व हो जाएगा, भी हो जाएगी ना, फिर आपके हाथ में क्या रह जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए, और ये भी नो डाउट ये भी बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि जो जनता है अपने वोट को प्रयोग कर सके, उसे कास्ट कर सके बिना किसी प्रेशर के। और हालांकि फ्री से मतलब कोई नहीं है, इसके लिए तो कोई पैसा वैसा तो देना ही नहीं पड़ता। इट इज क्वाइट, आई वुड से दैट कॉमन थिंग विच यू आर अवेयर ऑफ, कि इफ यू वांट टू कास्ट योर वोट, कोई यहाँ पर कोई कॉस्ट वोस्ट इन्वॉल्व नहीं है, ये हालांकि हेडिंग में जोड़ दिया गया है, बट द मेन थिंग इज दैट फेयर इलेक्शंस, इलेक्शंस का फेयर होना बहुत जरूरी है, निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी देयर एज पर इलेक्शंस आर कंसर्न, और ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी पहचान है, बहुत बड़ी विशेषता है। Now move to the next one, accountability and transparency. Accountability and transparency, I'll go through this one, this particular heading. Accountability and transparency, that government officials are accountable to the people and their actions are subject to people scrutiny to ensure transparency. अभी हम बात कर रहे थे ना ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की। जैसे अभी आप कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप आरटीआई वगैरह लिखते हो, या आपको कुछ जानना है, आपको कुछ जानकारी लेनी है, या कुछ हो रहा है आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो उसके लिए पूरी ट्रांसपेरेंसी है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है कि आपको आंसर करे, ठीक है। ही इज सपोज टू हैव प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी होनी चाहिए। कोई भी उसके द्वारा करे हुए डीड्स है, स्ट्रेटेजी या पॉलिसीज एक्शंस है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और सीधी सी बात है, जनता के लिए उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो हमारी गवर्नेंस है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और ये पहचान होती है अकाउंटेबिलिटी की, मैं बात होती है लोकतंत्र की। और बच्चों, सबसे बड़ी बात याद रख लीजिएगा, जैसे कुछ कंट्री मैंने आपको बताया कि नॉर्थ कोरिया वगैरह है, तो वहां पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो रूल कर रहा है उनके ऊपर अपने जनता के लिए, कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग विच इज civic participation. Civic participation, I would say that citizens are encouraged to engage in the political process through voting, activism, public debate, and other forms of participation. तो बेसिकली जो वहाँ की सिविलियन है, जो वहाँ सिविक है, जो जनता है, जो देश के निवासी हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको एनकरेज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, कि वो अपने आप को एंगेज कर पाए जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस है, वोटिंग के थ्रू, एक्टिविज्म, या कोई रैली, कुछ सभा, या कुछ भी डिबेट डिस्कशन, उसके थ्रू वो पार्टिसिपेट करें। यानी कि कहना ये चाह रहा है कि लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो गवर्नमेंट रूल बनाती है, जो स्टडीज पॉलिसीज तैयार करती है, तो उसमें भी वो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। देश की जनता, उनके विचारों को भी आमंत्रित किया जाता है। अब वो कैसे? अब आप एक बात जान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आप लोकल स्तर पर किसी गांव में रह रहे हैं, तो गांव में रह रहे हैं तो आप अपनी बातों को किसी न किसी तरीके से पहुंचाइए अपने विधायक तक, ठीक है। और विधायक सांसद तक पहुंचाए, सांसद जाके फिर संसद भवन में बैठे, पार्लियामेंट में बैठे, और वो अपनी बातों गवर्नमेंट के समक्ष रखे। तो किस तरह से कॉमन सी बात एक छोटे से गांव में उठकर पूरे नेशनल स्तर पर चली जाती है। This is a good example of participation. Now,
pluralism and diversity. So democracies embrace a diversity of opinions, beliefs, and cultures, fostering a tolerant and inclusive society. Okay, this is the ninth heading of the, I would say, the characteristics of the constitution: pluralism and diversity. Okay, तो अगर मैं बात करूं आपसे जैसा कि मैंने आपको बहुलवाद जब पढ़ाया था तो मैंने इसीलिए आपको बताया था जो प्लुरलिज्म है या डाइवर्सिटी है बेसिकली जो बहुलवाद का सिद्धांत था जो एकलवाद सिद्धांत की ऑस्टिन थ्योरी की एवज में आया उसके उसके उसको रेस्पॉन्ड किया और उसके वो अगेंस्ट गए क्योंकि दैट वाज बेस्ड ऑन ऑटोक्रेटिक काइंड ऑफ थिंग एंड द पावर वाज कह लीजिएगा सेंट्रलाइज्ड इन दैट थ्योरी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की सबसे बड़ी पहचान है कि प्लुरलिज्म यानी कि यहाँ पर जो सत्ता का केंद्रीकरण नहीं है जो पावर है कोई सेंट्रलाइज नहीं है। अब जैसे आप समझते हो कि फॉर एग्जांपल हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो आप कह सकते हो सेंट्रल स्टेट और लोकल स्तर पर यहाँ पर प्रोविजन है कि सभी के अपने क्षेत्राधिकार है सभी के अपनी शासन प्रणाली है कार्य प्रणाली और अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो कार्य करते हैं तो पावर को सेंट्रलाइज नहीं किया गया है। वो बात अलग है कि सेंट्रल के पास थोड़ा सा यू नो एक अगर मैं बात करूं एज कंपेरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट लोकल बॉडीज तो उसका थोड़ा सा उसको एज मिल जाता है दे हैव गॉट सम या दे आर सम मोर हैव गॉट सम मोर पावर इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स वो जरूरी भी है उन्होंने संसद की तरफ से उनको कुछ इस तरीके से अधिकार दिए गए हैं प्रोविजंस हैं कि वो सेंट्रल के हाथ में कुछ चीजें होनी भी चाहिए वो भी कुछ हमारी सेफ्टी के लिए कह लीजिएगा उसका भी कुछ लॉजिकल देयर इज लॉजिकल रीजन फॉर दैट वो हम बात बाद में करेंगे। नाउ डाइवर्सिटी की बात करें एक डेमोक्रेटिक कंट्री की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि डाइवर्सिटी है हर चीज में कल्चर में विश्वासों में विचारों में विभिन्नताएं हैं। हम कहते हैं ना भारत विभिन्नताओं का देश है और डिस्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी देयर इज यूनिटी। हम सब में एकता है कि हम एक ही नागरिकता लिए हुए हम भारत के निवासी हैं। और सबसे बड़ी बात डेमोक्रेसी की यहाँ पर सभी के धर्म विश्वास कल्चर आस्था आदर्शों नैतिकताओं मूल्यों को संरक्षण प्राप्त है और स्वतंत्रता है कोई भी किसी भी धर्म को अपनाने में किसी भी कल्चर या संस्कृति को अडॉप्ट करने में वो फ्री है और ये डेमोक्रेटिक कंट्री में हो सकता है। इसलिए मैंने बोला इसको इंक्लूड किया कि एज फार एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई वुड से democracy is concerned, so pluralism and diversity is the major, I would say, characteristics. Now, यस इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की मैं बात अगर करता हूं इसको आप बोल सकते हो स्वतंत्र न्यायपालिका। एक लोकतंत्र राष्ट्र की सबसे बड़ी पहचान ही उसकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी से है स्वतंत्र न्यायपालिका से है। किसी भी राष्ट्र की न्यायपालिका पर किसी भी तरह का कोई अंकुश नहीं है किसी के दबाव में नहीं है स्वतंत्र है अपने डिसीजन लेने में इम्पार्शियल है पार्शियल नहीं इंडिपेंडेंट है तो वास्तव में कह सकते हैं कि वो लोकतंत्र राष्ट्र है। फॉर एग्जाम्पल हम भारत की बात करें यहाँ पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है स्वतंत्र है और अपने मामलों में निर्णय लेने में वो किसी और की बाध्यता नहीं चाहती है इंटरफेरेंस नहीं चाहती है और इम्पार्शियल है। आप समझ लीजिएगा किसी की भी डिसीजन से वो कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होती है और एक पार्शियल डिसीजन लेती है इम्पार्शियल कभी डिसीजन लेती ही नहीं है और उस पर किसी का वो स्वतंत्र है यानी कि उसके द्वारा जो निर्मित या मैं कहूं कि जो कानून है वो स्वतंत्र है। ठीक है so this way we come to the end of our today's session and I hope that session would have been very much informative and interesting to you would have enjoyed the entire session. Thank you very much for being valuable part of today's session and the topic was very much important democracy definitions etymological meaning characteristics. I have discussed each and everything and I hope the session would have been very much informative for you people and I would say that please keep on striving keep on studying keep on concentrating on your study and I will bring a new topic in my next session and till then I would say that please take care of yourself and सभी का धन्यवाद and शुक्रिया आभार and I'll see you in my next lecture till then bye bye have a nice day namaskar pranam shukriya।